दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण भाग नागर शैली से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के कला एवं संस्कृति खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। नागर वास्तुकला भारतीय मंदिर निर्माण वास्तुकला की एक प्रमुख शैली है जो मंदिरों की संरचना में प्रकट होती है। नागर शैली उत्तर भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की 3 प्रमुख शैलियों में से एक है। नागर शब्द की उत्पत्ति नगर से हुई है। इस शैली का प्रसार हिमालय से लेकर विंध्य पर्वतमाला तक देखा जा सकता है। यह शैली मुख्य रूप से उत्तर भारत में पाई जाती है। इसकी शुरुआत प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक के मंदिर निर्माण में देखी जाती है। इस वास्तुकला की विशेषता इसके ऊंचे शिखर हैं। इस शैली के मंदिर की संरचना में शिखर का प्रमुख स्थान होता है, जो मंदिर की आंतरिक और बाह्य दोनों संरचनाओं को विशेष रूप से प्रभावित करता है। इस ऑडियो आर्टिकल में हम नागर वास्तुकला के प्रकार, उसकी विशेषताओं और इतिहास को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि नागर वास्तुकला का इतिहास क्या है। नागर वास्तुकला की शुरुआत बहुत प्राचीन समय से मानी जाती है। भारतीय स्थापत्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी नागर शैली का विकास लगभग 5वीं शताब्दी में हुआ। नागर वास्तुकला का विकास गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के समय हुआ था। प्रारंभिक नागर शैली सरल थी, लेकिन समय के साथ इसमें विभिन्न परिवर्तन आए। 7वीं शताब्दी तक यह मुख्य धारा की नागर शैली में परिवर्तित हो गई, जिसमें अधिक जटिल संरचनाएं और सजावट शामिल थीं। उल्लेखनीय है कि गुप्त काल में मंदिर निर्माण के लिए नागर वास्तुकला का व्यापक रूप से उपयोग हुआ और इस दौरान मंदिरों में शिखर और गर्भगृह के निर्माण में कई नवाचार हुए। ललितपुर का दशावतार मंदिर और भूमरा मंदिर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। गुर्जर प्रतिहार और चंदेल वंशों के समय में यह शैली अपने चरम पर पहुंची। चंदेल साम्राज्य के मंदिरों में विशेष रूप से शिखर और वास्तुशास्त्र की अत्यधिक बारीकी से योजना बनाई गई थी। आज भी नागर वास्तुकला के कई भव्य मंदिर भारत में मौजूद हैं, जो इस स्थापत्य कला के अद्वितीय उदाहरण हैं, जैसे कि काशी विश्वनाथ मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और ब्रिज मंदिर आदि। आइए अब जानते हैं कि नागर शैली की विशेषताएं क्या हैं। सर्वप्रथम नगर में निर्माण होने के कारण इन्हें नागर की संज्ञा प्रदान की गई। यह शैली विशेष रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा और अन्य पूर्वी राज्यों में देखी जाती है। शिल्पशास्त्र के अनुसार नागर मंदिरों के 8 प्रमुख अंग हैं: मूल आधार या चबूतरा, मसूरक, दीवारें, कार्निस, शिखर, ग्रीवा, वर्तुलाकार, आमलक और कलश। गौरतलब है कि नागर मंदिर अक्सर पत्थर के ऊंचे मंच पर बनाए जाते हैं, जिन्हें चबूतरा कहा जाता है। यह मंच मंदिर को आसपास के भूमि स्तर से ऊंचा करता है, जिससे इसे एक विशेष दृष्टि मिलती है। यह उच्च मंच न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि इसे सुरक्षा और भव्यता का प्रतीक भी माना जाता है। लेकिन इन सब में नागर वास्तुकला की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है शिखर, जो मंदिर की संरचना का प्रमुख और सबसे ऊंचा भाग होता है। शिखर का उद्देश्य मंदिर की उच्चता और दिव्यता को दर्शाना होता है। यह शिखर विभिन्न रूपों में होता है, जैसे कि भूमिज शिखर, विमान या लोटस शिखर। शिखर का डिजाइन मंदिर के आकार और स्थान के अनुसार बदलता है और यह प्रायः उभरे हुए कलात्मक रचनाओं से सुसज्जित होता है। नागर वास्तुकला में शिखर का आकार और रूप प्रत्येक मंदिर में अलग अलग होता है। कुछ मंदिरों में एकल शिखर होता है, जबकि बड़े मंदिरों में कई शिखर एक साथ होते हैं, जैसे कि काशी विश्वनाथ मंदिर और जगन्नाथ मंदिर। शिखर के ऊपर कलश और अंशु जैसे अलंकरण होते हैं। शिखर के अतिरिक्त सैन विग्रह या गर्भगृह भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। मंदिर की संरचना में गर्भगृह, जिसे सैन विग्रह भी कहा जाता है, का महत्वपूर्ण स्थान होता है। बता दें कि गर्भगृह वह स्थान होता है जहां मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित होती है। यह हमेशा सबसे ऊंचे शिखर के ठीक नीचे स्थित होता है। गर्भगृह का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि भक्त वहां जाकर
पूजा अर्चना कर सके। इसका आकार सामान्यतः आयताकार या चौकोर होता है। नागर वास्तुकला में गर्भगृह का आकार छोटे से लेकर बड़े मंदिरों तक अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य देवता की पूजा अर्चना के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करना होता है। गर्भगृह के चारों ओर पवित्रता का वातावरण बनाए रखने के लिए इसे विशेष रूप से डिजाइन किया जाता है। इसके ऊपर एक भव्य शिखर या कलश रखा जाता है, जो मंदिर के गर्भगृह को भौतिक रूप से और धार्मिक रूप से पूरित करता है। मंदिर में प्रवेश के लिए एक विशेष रास्ता होता है जिसे मुख्य द्वार कहा जाता है, और यह द्वार शास्त्रों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। साथ ही मंदिर के मुख्य गर्भगृह के सामने एक खुले क्षेत्र में मंडप होता है। यह एक अक्षीय संरचना होती है जिसका उपयोग पूजा, सभा और अन्य धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता है। मंडप का डिजाइन आमतौर पर स्तंभों पर आधारित होता है और इसमें छत होती है, जो सामान्यतः गुंबद या शिखर रूप में होती है। मंडप मंदिर की बाहरी संरचना का हिस्सा होता है और यह मुख्य देवता की पूजा से जुड़ा होता है। नागर वास्तुकला में मंडप का आकार विभिन्न मंदिरों में भिन्न भिन्न हो सकता है। कुछ मंदिरों में यह विस्तृत और भव्य होता है, जबकि कुछ में यह छोटा और संकीर्ण होता है। मंडप के स्तंभ और उसकी सजावट स्थापत्य कला की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा नागर वास्तुकला में मंदिर के वास्तु योजना पर बहुत ध्यान दिया जाता है। यह योजना प्राचीन भारतीय वास्तुशास्त्र पर आधारित होती है, जिसमें मंदिर की संरचना, उसकी दिशा और उसकी अनुपातिक समरूपता का विशेष ध्यान रखा जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर का निर्माण निश्चित दिशा और अनुपात में किया जाता है। इस शैली के मंदिर में वास्तु योजना के सिद्धांतों का ही पालन करते हुए मंदिर के विभिन्न कक्षों का निर्माण किया जाता है। साथ ही इस शैली में मंदिर के बाहर कई भव्य प्रवेश द्वार होते हैं, जो विशेष रूप से वास्तु के सिद्धांतों के आधार पर बनाए जाते हैं। इन सब के अतिरिक्त नागर वास्तुकला में मंदिरों की सजावट और शिल्पकला बहुत महत्वपूर्ण होती है। मंदिरों के भीतर और बाहर की दीवारों पर भव्य शिल्पकला की जाती है, जो धार्मिक दृश्यों और देवताओं की मूर्तियों को दर्शाती है। यह शिल्पकला प्राचीन भारतीय कला का एक अद्भुत उदाहरण है, जिसमें परंपरागत और धार्मिक चित्रण होते हैं। इन शिल्पों का उद्देश्य न केवल मंदिर को सुंदर बनाना होता है, बल्कि इन्हें धार्मिक प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। आइए अब जानते हैं कि नागर वास्तुकला की उप शैलियाँ क्या क्या है। मुख्य रूप से नागर वास्तुकला की 3 प्रमुख उप शैलियाँ होती हैं: चंदेल स्कूल, सोलंकी स्कूल और उड़ीसा स्कूल। चंदेल स्कूल मध्य भारत में विकसित हुआ था। इस स्कूल की विशेषता जटिल नक्काशी और भव्यता होती है। खजुराहो के मंदिर इस शैली के प्रमुख उदाहरण हैं, जहां प्रेम और सौंदर्य को प्रदर्शित करने वाली मूर्तियां देखी जा सकती हैं। वहीं सोलंकी स्कूल वर्तमान गुजरात और राजस्थान में विकसित हुआ। यहाँ के मंदिरों में सादा निर्माण और आंतरिक मंडपों का उपयोग होता है। सोलंकी शैली की विशेषता उसकी भव्यता और सजावट में होती है, जो इसे अद्वितीय बनाती है। अगर उड़ीसा स्कूल की बात करें तो उड़ीसा क्षेत्र में विकसित इस स्कूल की विशेषता ऊंचे शिखरों और जटिल नक्काशी होती है। जगन्नाथ मंदिर इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जहां भगवान जगन्नाथ की भव्य मूर्ति स्थापित है। निष्कर्षतः नागर वास्तुकला भारतीय स्थापत्य कला का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस शैली की विशेषताएं जैसे शिखर, गर्भगृह, मंडप और शिल्पकला भारतीय मंदिर निर्माण की अनूठी पहचान है। भारत की मंदिर निर्माण शैलियों का वास्तुकला में प्रमुख स्थान है। नागर वास्तुकला ने भारतीय वास्तुकला में स्थापत्य के एक नए युग की शुरुआत की और आज भी यह भारतीय संस्कृति और गौरवशाली इतिहास का अभिन्न अंग बनी हुई है। तो अंत में नोट करते हैं आज का सवाल। नागर शैली की प्रमुख विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।